मेरी तो कमर ही टूट गई इस सीलन भरे डिब्बे में। समझ नहीं आता ये हमारा घर है या कोई काला पानी की सजा। सांस लेने की भी जगह नहीं है यहाँ। धीरे बोल नंदिनी, माँ बापू सुन लेंगे तो उनका दिल कितना दुखेगा। तुझे तो पता है ना, बापू की पेंशन में बस बमुश्किल राशन ही आ पाता है। और वैसे भी लड़कियों का अपना घर मायका कहाँ होता है। हमारा असली घर तो हमारा ससुराल ही होगा ना। दीदी, मेरा कोई कपूर खानदान जैसी रईसी का सपना नहीं है। मुझे कोई बड़ा महल नहीं चाहिए। बस मेरी इतनी सी ख्वाहिश है कि शादी के बाद ससुराल में मेरा अपना एक अलग कमरा हो, थोड़ी प्राइवेसी हो। क्या मेरा एक छोटे से कमरे का सपना बहुत बड़ा है दी? नहीं मेरी पागल बहन, हर लड़की का हक है ये। और देख लेना, बापू हमारे लिए जो भी घर ढूंढेंगे वो भले ही अंबानी का ना हो, पर वहाँ दीवारें पक्की होंगी और हमारा अपना एक कमरा जरूर होगा। बस तू पॉजिटिव सोच। दीदी, आपको यकीन है कि हमारा ऐसा ही घर होगा जहाँ हमारा एक अलग से बड़ा रूम होगा, हम दोनों उसमें बैठेंगे और बातें करेंगे? जरूर होगा मेरी बहन, बस थोड़ा सब्र रख। और वैसे भी जो हमारी किस्मत में लिखा है हमें वही मिलेगा। अगर अच्छा लिखा है तो अच्छा मिलेगा, और अगर कुछ बुरा लिखा होगा तो वही मिलेगा। लेकिन जो भी मिले हम सब में एडजस्ट कर लेंगे। सही कहा दीदी, हम सब में एडजस्ट कर लेंगे। प्रेरणा और नंदिनी के घर मेहमान बैठे हैं। ये लड़के वाले हैं कोमोलिका, अमरीश, माया और दो बेटे राज और प्रेम। सभी ने बहुत ही साधारण बल्कि थोड़े पुराने कपड़े पहने हैं। प्रेरणा और नंदिनी ट्रे में चाय लेकर आती है। देखिए सुमित्रा जी, मैं सीधी बात करने वाली औरत हूँ। हमें कोई अनुपमा जैसी सर्वगुण संपन्न और करोड़पति बहू नहीं चाहिए जो हमारे सिर पर नाचे। हम ठहरे सीधे साधे गरीब लोग, मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी खाते हैं। हमें तो बस ऐसी लड़कियां चाहिए जो हमारी बराबरी के घर में बिना नखरे किए एडजस्ट कर ले। अरे बहन जी, आपने तो मेरे सीने से पहाड़ी उतार दिया। हम भी कोई रईस थोड़े ही हैं। यह रिश्ता तो एकदम बराबरी का है। हमारी बेटियां बहुत समझदार हैं, आपके घर को अपना घर समझ कर रहेंगी। इससे अच्छा रिश्ता और क्या हो सकता है। हमें रिश्ता मंजूर है। दीदी, ये लोग तो हमारे बापू से भी गए गुजरे लग रहे हैं। इनके कपड़े देखो, मुझे तो लग रहा है इनके घर में कमरा तो दूर, ढंग की छत भी नहीं होगी। मेरे अलग कमरे वाले सपने का तो आज ही दी एंड हो गया दी। समय बीत जाता है। प्रेरणा और नंदिनी की शादी हो जाती है। विदाई का वक्त है। ससुराल ही अब तुम्हारा तीर्थ है मेरी बच्चियों। घर चाहे कैसा भी हो, उसे स्वर्ग बनाना औरत का ही काम होता है। कभी बापू की नाक मत कटने देना, जहाँ सुखी रहो। विदाई के बाद दोनों बहनें राज और प्रेम के साथ एक बहुत ही खटारा सी टैक्सी में बैठती हैं। टैक्सी घने जंगल के सामने आकर रुकती है। दीदी, ये टैक्सी यहाँ क्यों रुकती है? प्रेम जी, आपका घर कहाँ है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा, सिर्फ उल्लू और चमगादड़ की आवाजें आ रही हैं। बस थोड़ा ही दूर है, हमारा घर आबादी से थोड़ा हटकर है। हे भगवान, ये हम कहाँ आ गए? राज, प्रेम, अमरीश और कोमोलिका गाड़ी से उतरते हैं। प्रेरणा और नंदिनी भी डरते डरते बाहर आती हैं। सभी पैदल चलना शुरू करते हैं और कुछ देर बाद एक जगह रुकते हैं। अमरीश झाड़ियों के पास जाता है और वहां रखे कुछ बड़े बड़े लकड़ी के फट्टों और कांटेदार टहनियों के जाल को हटाता है। पीछे एक पुरानी गुफा है। ये क्या है ससुर जी? आप हमें इस आदिवासियों वाली गुफा के पास क्यों लाए हैं? घर कहाँ है हमारा? यही है हमारा घर बहू। एक वक्त था जब हमारा भी शहर में नाम था, प्रॉपर्टी थी, लेकिन राहु केतु की ऐसी दशा बैठी कि बिजनेस डूब गया और सब कुछ नीलाम हो गया। पाई पाई के लिए मोहताज हो गए हम। कर्जदारों से जान बचाने के लिए हमें इस जंगल की पुरानी गुफा में आसरा लेना पड़ा। मतलब हमें पूरी जिंदगी इस पत्थर की गुफा में रहना होगा जहाँ जंगली जानवरों का खतरा है। पर आपने हमारे बापू को ये बात क्यों नहीं बताई? आपने तो कहा था आपका घर है। ओ महारानी, घर ही तो है ये, छत है ना ऊपर। या तुम्हारे बापू ने तुम्हें मन्नत में विदा किया था जो तुम्हें यहाँ मार्बल का फर्श चाहिए? अब जो है सो यही है। चुपचाप अपना मुंह बंद करो और अंदर चलो। अब तुम्हारी डोली यहाँ आई है तो अर्थी भी यहीं से उठेगी। चलो अंदर। दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ती हैं और कांपते हुए गुफा के अंदर जाती हैं। अंदर कच्ची उबड़ खाबड़ मिट्टी की दीवारें थी और एक बड़ा सा खुला हॉल है। एक कोने में रसोई बनाई गई है। लो देख लो अपना राजमहल। ये जो बीच में बोरे बिछे हैं, यहाँ मैं, तुम्हारे ससुर जी और माया सोएंगे। और वो जो 2 छोटे छोटे कमरे दिख रहे हैं ना, वो तुम दोनों महारानियों के हैं। मम्मी जी, वो पीछे इतना बड़ा और भारी लकड़ी का दरवाजा क्यों है? तुम्हारी जासूसी अभी से शुरू हो गई। वो कबाड़ खाना है, पुराने जमाने का है, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, समझी? रात का समय हो जाता है। गुफा में अंधेरा है, बस एक मिट्टी का दिया जल रहा है। प्रेरणा और नंदिनी अपने उस छोटे से कच्चे कमरे में एक चटाई पर लेटी हैं। बाहर से जंगली जानवरों के रोने और डरावनी आवाजें आ रही हैं। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर कैसी भयानक आवाजें आ रही है और ये चटाई ये नीचे से गीली है। दीदी, मुझे लग रहा है मेरे पैर पर कोई कीड़ा या बिच्छू रेंग रहा है। शांत हो जा नंदिनी,
कुछ नहीं है, हम दोनों साथ है ना, बस आंखें बंद कर ले और भगवान का नाम ले। नींद कैसे आएगी दीदी, मैं तो डर के मारे कांप रही हूँ कि हमारी पूरी उम्र ऐसे ही कटेगी। दोनों बहनें उस रात सोती नहीं है। अगली सुबह कोमोलिका नंदिनी और प्रेरणा को डांटती है। अरे ओ कुंभकर्ण की चच्चियों, अभी तक सो रही हो? उठो और नदी से पानी भर कर लाओ। प्रेरणा और नंदिनी बिना कुछ खाए पिए घड़े उठाकर नदी की तरफ चल पड़ती हैं। नदी गुफा से बहुत दूर थी, पथरीला रास्ता था। रास्ते में चलते चलते अचानक नंदिनी की सैंडल टूट जाती है। आउच दीदी, मेरी सैंडल टूट गई, अब मैं नुकीले पत्थरों पर कैसे चलूंगी? ये तो पैरों में चुभ रहे हैं। तू रो मत छोटी, ले तो मेरी चप्पल पहन ले, मैं चलूंगी नंगे पाँव। नहीं दीदी, मैं नंगे पाँव चलूंगी, तुम रहने दो। दोनों बहनें किसी तरह घड़े भरकर वापस गुफा तक पहुंचती हैं। उनके चेहरे धूप से लाल हो चुके हैं। गुफा में पहुंचते ही वो देखती हैं कि रसोई का वो मिट्टी वाला चूल्हा टूटा हुआ है। भाभियों, ये चूल्हा टूट गया था रात को, इसे मिट्टी से लीप कर ठीक कर लो। और हाँ, मेरे पेट में ना चूहे कबड्डी खेल रहे हैं, जल्दी से खाना बना दो। माया, चूल्हा तो मैं जोड़ लूंगी, पर यहाँ जलाने के लिए लकड़ियाँ तो है ही नहीं। क्या तुम बाहर जाकर लकड़ी ला दोगी? मैं और लकड़ियाँ काटूंगी? कभी नहीं, तुम दोनों घर की बहुएं हो। बाहर कोने में कुल्हाड़ी रखी है, जाओ जाकर खुद काटो। यहाँ कोई स्विगी या जोमैटो नहीं आता जो बैठे बैठे खाना मिल जाएगा। प्रेरणा और नंदिनी चुपचाप कुल्हाड़ी उठाती हैं और बाहर जाकर लकड़ियां काटती हैं। उनके नाजुक हाथों में कुल्हाड़ी के हैंडल से छाले पड़ जाते हैं। वो मिट्टी से चूल्हे को जोड़ती हैं और खाना बनाती हैं। लकड़ियां गीली होने की वजह से बहुत धुआं होता है। उनकी आंखें धुएं से लाल होकर सूज जाती हैं। इतनी तकलीफ और दर्द के बावजूद वो दोनों सबको खाना परोसती हैं और खुद बाद में खाती हैं। इतना सब कुछ तो हमने अपने मायके में भी नहीं किया था जितना यहाँ करना पड़ रहा है। अगले कुछ दिन दोनों बहनों के लिए किसी नरक से कम नहीं होते। रोज वही धुएं वाला चूल्हा, वही नंगे पांव वाला पानी लाना, जमीन पर बैठना और सास नंद के ताने सुनना। रात का समय था। प्रेरणा और नंदिनी अपने उसी कच्चे कमरे में बैठी हैं और दोनों बहुत दुखी थी। दीदी, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। मेरे हाथ देखो, लकड़ियां काट काट कर कट गए हैं। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। दीदी, हमने तो एक कमरे का सपना देखा था, यहाँ पर तो जानवरों से भी बदतर हालत है। क्या हम भाग चले यहाँ से? चलो वापस अपने घर चलते हैं। दीदी, पागल हो गई है क्या नंदी? वापस कर, तुझे पता है समाज क्या कहेगा? लोग बापू को ताने मार मार कर मार डालेंगे कि बेटियां ससुराल से भाग आई। बापू की नाक कट जाएगी, वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पर दीदी, हम यहाँ घुट घुट कर मर जाएंगे। हम नहीं मरेंगे छोटी, हम लड़कियां हैं, हम हालात से लड़ना जानती हैं। अगर भगवान ने हमारी किस्मत में ये गरीबी और ये गुफा लिखी है तो हम इसे ही अपना स्वर्ग मान लेंगी। हम अपने सास ससुर का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी, चाहे लाख मुसीबतें आए। हम यहीं एडजस्ट करेंगी और इसी परिवार को अपना बनाएंगी। तो मुझ पर भरोसा रख। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। दोपहर का समय था। प्रेरणा और नंदिनी धूप में पसीना बहाते हुए बाजार से राशन का झोला लेकर गुफा में लौटती हैं। जैसे वो अंदर आती हैं, उनकी माया पर पड़ती है। माया के बाल एकदम गीले हैं। उसके बालों से महंगे शैम्पू की खुशबू आ रही है। अरे बाप रे, ये कैसी खुशबू आ रही है दीदी? एकदम किसी बड़े और महंगे शैम्पू जैसी खुशबू है। माया, तुमने कौन सा शैम्पू लगाया? इसकी खुशबू तो एकदम वो महंगे वाले शैम्पू जैसी आ रही है। क्या क्या बकवास कर रही हो भाभी? कौन सी खुशबू? मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही। वो तो मैंने बाजार से वो 1 रुपए वाली का पाउच मंगाया था ना, बस वही लगाया। शायद जंगल के फूलों की महक होगी। 1 रुपए वाले पाउच में इतनी वीआईपी खुशबू? और माया, तुम नहाकर उस बंद दरवाजे के पीछे से क्यों आ रही हो? वहाँ क्या है? उफ भाभी, अब क्या है? मैं उस घर में नहा भी नहीं सकती शांति से। वहाँ पीछे एक पुराना पानी का गड्ढा है। तुम दोनों का ना जासूसी करने की बहुत गंदी आदत है। जाओ जाकर चूल्हा फूको, मम्मी जी आती ही होंगी। माया वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह की बात है। प्रेरणा उस काम चलाऊ रसोई में राख से पुराने बर्तन मांज रही थी और नंदिनी पास ही झाड़ू लगा रही थी। तभी प्रेरणा को मटके के पीछे छिपा हुआ एक डिब्बा मिलता है। वो जैसे ही उस डिब्बे को ढक्कन खोलती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नंदिनी, इधर आ जल्दी। इसमें क्या है? ये तो एकदम ताजे बड़े बड़े कश्मीरी बादाम है। हम लोग यहाँ सूखी रोटी और प्याज खा खा कर अपने पेट काट रहे हैं और इस घर में बादाम छुपा कर रखे हैं। ओह माय गॉड दीदी, ये तो सच में बहुत टेस्टी और महंगे वाले हैं। ये इस गरीब खाने में क्या कर रहे हैं? दीदी, मैंने मम्मी जी के पास ना कुछ महंगी साड़ियाँ देखी जो कि ना बहुत महंगी आती हैं। नंदनी, मुझे लग रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। ये गरीबी सिर्फ एक दिखावा है, एक छलावा है। ये कश्मीरी बादाम, वो महंगी साड़ियाँ और माया के बालों की वो महंगी खुशबू, सब कुछ उस दरवाजे के पीछे से जुड़ा है। हमें वहां अंदर जाकर देखना ही होगा। दोपहर का समय है। अमरीश, कोमोलिका और माया, प्रेम, राज किसी काम से बाजार गए हुए हैं। प्रेरणा और नंदिनी को लगा कि अब घर में कोई नहीं है। दोनों डरते हुए उस लकड़ी के दरवाजे तक जाती हैं। दीदी, क्या हम अंदर जाएं? अगर पकड़े गए तो मम्मी जी हमें इसी गुफा में जिंदा गाड़ देंगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
डर मत नंदिनी, आज तो इस राज से पर्दा उठकर ही रहेगा। हमें भी तो पता चले कि ये लोग हमें किस नरक में रख रहे हैं और खुद हमसे क्या छुपा रहे हैं। एकदम शांति से आना, आवाज बिल्कुल मत करना। प्रेरणा और नंदिनी जैसे ही दरवाजा खोलती हैं और अंदर जाती हैं तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। यह कोई गुफा का हिस्सा नहीं बल्कि एक अलग ही सपनों की दुनिया है। अंदर एक रिजॉर्ट जैसा आलीशान महल बना हुआ है। पूरे घर में लाइटिंग है। बीचों बीच पत्थरों को तराश कर बनाई गई एक बहुत बड़ी और शाही डाइनिंग टेबल है। पास ही शानदार डिजाइनर मखमली सोफे रखे हैं। हे माता रानी दी, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही है या मेरे सिर पर चोट लग गई है? ये क्या है? ये तो किसी महल से भी बड़ा और सुंदर है। वो देखो, इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल और वो सोफे। ये कैसे हो सकता है नंदिनी? बाहर धूल और कंकड़ और अंदर ये जन्नत। वो देखो, वो बाथरूम। वो बाथरूम के अंदर जाती हैं जहां मिट्टी के बेहतरीन डिजाइन वाला एक लग्जरी बाथ टब और मॉडर्न फिटिंग्स लगी है जिसमें महंगे शैम्पू और साबुन रखे हैं। दीदी, हमारे साथ ये कैसा भद्दा मजाक हुआ है? हम बाहर उस गीली चटाई पर सो रहे थे, मच्छरों से खुद को कटवा रहे हैं, नंगे पांव खून बहाकर पानी भर रहे हैं और यहाँ अंदर ये सब। मम्मी जी और ससुर जी यहाँ अंदर ऐश कर रहे थे। ये धोखा है नंदिनी, बहुत बड़ा धोखा। ये हमारा आलीशान ससुराल था जिसके हमने सपने देखे थे और हमें गुफा का नाम देकर मजदूरों की तरह इस्तेमाल किया गया। हमें उस कच्चे हिस्से में रखकर तड़पाया गया है। आज जब ससुर जी आएंगे तो मैं उनसे हर एक आंसू का हिसाब मांगूंगी। कुछ समय बाद पूरा परिवार गुफा में आ जाता है और खुला दरवाजा देखकर हैरान हो जाता है। फिर सारा परिवार अंदर जाता है। ये सब क्या है मम्मी जी? ये कैसा भद्दा मजाक था हमारे साथ? हम वहाँ बाहर उस सीलन और कीचड़ में तड़प रहे थे, रात भर जाकर उन कीड़े मकोड़ों और जंगली जानवरों के डर से कांप रहे थे, और आप लोग यहाँ इस महल में रह रहे थे। हमसे ऐसी कौन सी भारी गलती हो गई थी बाबूजी? क्या हमारे मायके की गरीबी हमारा गुनाह थी? जब आपके पास ये आलीशान घर था तो हमें उस कच्चे और धुएं वाले नरक में क्यों झोंक दिया? हमने तो कभी अंबानी बनने के सपने नहीं देखे थे, बस एक पक्की छत और एक कमरे की ख्वाहिश थी। हमारे उन छोटे से सपनों को इस तरह क्यों तोड़ा? देखो मेरे हाथ, लकड़ियां काट काट कर खून निकल आया। नंगे पांव हमने उस पथरीले रास्ते पर चलकर पानी भरा। क्या बहुएं मजदूरी करने के लिए होती हैं? ये कैसा ससुराल है जहां अपनों से ही इतना बड़ा सच छुपाया गया? हमें तो लगा था हमारा नसीब ही फूट गया है। सारे परिवार वालों के चेहरे उतर गए थे। अमरीश दुखी होकर आगे बढ़ता है। शांत हो जाओ मेरी बच्चियों, शांत हो जाओ। तुम्हारे मन का यह दर्द, ये शिकायत 100% सही है, पर इसके पीछे की हमारी मजबूरी भी बहुत बड़ी थी। आज के इस कलयुग में लोग इंसान का दिल नहीं, उसका बैंक बैलेंस और घर का मार्बल देखते हैं। पैसा देखकर यहाँ रिश्ते जुड़ते हैं और पैसा खत्म होते ही लोग कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं। हमने ये आलीशान घर और ये सुख सुविधाएं खून पसीने से बनाई हैं बेटा, पर हम डरे हुए थे। आजकल टीवी और अखबारों में देखते हैं ना कैसे नई बहुएं आती और पैसों के लिए घर तोड़ देती हैं। हम ये देखना चाहते थे कि क्या तुम दोनों हमारे बुरे हालात में, उस मिट्टी और धूल में भी हमारा साथ दोगी। कहीं तुम लालची तो नहीं हो? बस इसीलिए हमने ये सब किया। वो बाहरी गुफा तुम दोनों की परीक्षा थी। हम जानना चाहते थे कि क्या मुसीबत आने पर तुम रोध होकर अपने मायके भाग जाओगी या हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहोगी। हम घर के लिए लक्ष्मियां ढूंढ रहे थे जो सिर्फ सुख की नहीं दुख की भी साथी हो। प्रेरणा और नंदिनी ये सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती हैं। बाबूजी, आपका डर अपनी जगह बिल्कुल सही था। आजकल का माहौल ही ऐसा है कि माँ बाप अपने ही बच्चों से डरने लगे हैं। कभी कोई लड़की घर बर्बाद कर देती है तो कभी कोई लड़का। पर हम लालची नहीं है बाबूजी। हमारे बापू ने हमें गरीबी में जीना सिखाया है, पर किसी का हक छीनना नहीं। मम्मी जी, अगर ये आलीशान महल नहीं भी होता ना और वो गुफा ही हमारा असली घर होता, तब भी हम आपको छोड़कर नहीं जाते। हम उसी में एडजस्ट कर लेते। पर सच कहूँ तो मेरी तो जान में जान आ गई ये देखकर कि हमारा गुफा वाला ससुराल अंदर से इतना शानदार है। अब कम से कम रात को सांपों का डर तो नहीं सताएगा। मुझे माफ कर दो भाभियों, मैंने तुम लोगों को बहुत ताने मारे, पर मुझे भी मम्मी जी ने सख्त एक्टिंग करने को बोला था। कोई बात नहीं माया, लेकिन कसम से तुम्हारी वो खतरनाक नंद वाली एक्टिंग ना एकदम अर्जुन कपूर जैसी थी, मतलब फुल टू फ्लॉप। मुझे तो उसी दिन समझ आ गया था कि यहाँ कोई घपला चल रहा है। खैर वो सब छोड़, अब चुपचाप ये बता दे कि उस दिन 1 रुपए के पाउच के नाम पर कौन सा VIP शैम्पू लगाया था तूने? ठीक है भाभी, मैं बता दूंगी, आप चलो मेरे साथ। आज से तुम्हारी परीक्षा खत्म। तुमने साबित कर दिया कि तुम दोनों सच में सोने की मूरत हो। अब कोई छुपा छुपी नहीं है। आज से ये पूरा घर, ये सुख सुविधाएं सब तुम्हारी हैं। प्रेरणा और नंदिनी अगले दिन किचन में जाती हैं जो कि बहुत बड़ी थी और वहां पर सब कुछ था। दोनों मिलकर वहां पर खाना बनाती हैं। हे माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है। कहाँ मैं कल उस धुएं में अपनी आंखें फोड़ रही थी और कहाँ आज ये एकदम अनुपमा वाले किचन में खाना बना रही हूँ। सच में बापू सही कहते थे, सब्र का फल मीठा होता है।
कुछ समय बाद दोनों अपने कमरों में जाती हैं। दोनों के कमरे बहुत बड़े थे और बहुत आलीशान थे, एकदम किसी 5 स्टार होटल जैसे। वाह, ये बिस्तर कितना सॉफ्ट है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों पर लेटी हूँ। और ये अपना कमरा है, मेरा अपना अलग कमरा। कसम से मुझे तो लग रहा है कि मैं किसी बॉलीवुड फिल्म की हीरोइन हूँ। रात का समय हो जाता है। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठा है। राज और प्रेम अपनी पत्नियों को इतने खुश देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बहुओं, अब तुम इस घर का हिस्सा हो, इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, ये जो महल, ये जो रईसी तुम इस दरवाजे के अंदर देख रही हो, इसकी भनक बाहर की दुनिया में बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। दुनिया की नजर बहुत बुरी होती है और हमारे दुश्मन आज भी घात लगाए बैठे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे हंसते खेलते परिवार को और मेरे महल जैसे घर को किसी की नजर लगे। हाँ बेटा, अगर किसी को पता चल गया कि इस गुफा के पीछे एक शानदार घर है तो लोग रातों रात हमें लूट लेंगे। इसीलिए समाज और बाहरी लोगों के सामने हमें वही गुफा वाले गरीब बनकर रहना होगा। बाहर वही फटे कपड़े, वही धुएं वाला चूल्हा और वही गरीबी का नाटक चलेगा। क्या तुम दोनों ये कर पाओगी? अरे मम्मी जी, ये तो एकदम बिग बॉस के सीक्रेट टास्क जैसा हो गया। हम तो बचपन से ही नाटक में नंबर 1 थे। अंदर हम एकदम महारानी बनकर ऐश करेंगे और बाहर जाते ही बेचारी बहू बन जाएंगे। इस सीक्रेट गेम में तो बड़ा मजा आएगा। आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, परिवार की हिफाजत के लिए अगर हमें फकीर भी बनना पड़े तो हम खुशी खुशी बनेंगे। बाहर वालों के लिए हम गुफा वाली गरीब बहुएं ही रहेंगी। और इस बहाने मैं माया को अच्छी एक्टिंग करना भी सिखा दूंगी, नहीं तो वो अर्जुन कपूर को भी एक्टिंग के मामले में पछाड़ देगी। सभी जोर से हंस पड़ते हैं। बाबूजी, मेरे दिल में एक सवाल है जो मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है। अगर आप लोगों के पास इतना पैसा बचा था कि 7 स्टार जैसा महल बना सके तो हम शहर में एक छोटा सा पक्का घर लेकर भी तो नॉर्मल लाइफ जी सकते थे ना। ये गुफा, ये जंगल, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपको दुनिया से छुपना पड़ा? बेटी, जब इंसान आसमान से जमीन पर गिरता है ना तो उसे चोट कम लगती है, पर समाज के ताने उसे जिंदा मार देते हैं। हमारा बिजनेस डूब गया था, कोठियां बिक गई थी, जो थोड़ी बहुत पूंजी हमने बचाई थी, अगर वो हम लेकर शहर में रहते तो ये दुनिया हमें सुकून से 2 रोटी नहीं खाने देती। वो हमें ताने मार मार कर ही मार देती। सही कह रहे हैं तुम्हारे बाबूजी। अरे प्रेरणा, तुम तो जानती हो इस समाज को उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। जो रिश्तेदार कल तक हमारे आगे पीछे घूमते थे उन्होंने हमारा बुरा वक्त देखकर फोन उठाना बंद कर दिया था। समाज की औरतें ताने मार मार कर मेरे कलेजे पर सांप लुटाती थी, कहती थी देखो कल तक रानी थी आज भिखारन बन गई। हम उस शहर में घुट घुट कर मर जाते बेटा। हाँ, शहर में लोग हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते और जो थोड़े पैसे बचे थे वो भी कोई ना कोई उधार मांगकर या बेवकूफ बनाकर ऐंठ लेता। इसलिए बाबूजी ने फैसला किया कि हम शहर छोड़कर कहीं अलग रहेंगे जहां हमें कोई परेशान नहीं करेगा। बाहर से दुनिया को लगेगा कि हम बर्बाद हो गए हैं और अंदर हम अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। ये महल एक दिन में नहीं बना है प्रेरणा। मैं और भैया रातों को छुप छुप कर यहाँ पत्थर और मिट्टी लाते थे। बाबूजी के साथ मिलकर खुद अपने हाथों से ये दीवार खड़ी की है, क्योंकि इज्जत से और शांति से जीने का यही एक रास्ता बचा था हमारे पास। ये गुफा हमारी गरीबी नहीं है मेरी बच्चियों, ये हमारी ढाल है, ताकि दुनिया की बुरी नजर हमारे बचे हुए सुकून को न लग जाए। हम छुप गए दुनिया की नजरों से और फिर तुम दोनों को उस मिट्टी और धुएं में इसलिए परखा क्योंकि पैसे से बने रिश्ते हमने टूटते हुए देखे थे। हमें इस घर के लिए ऐसी लक्ष्मियां चाहिए थी जो गरीबी में भी हमारा हाथ न छोड़े। बाबूजी, आप लोगों ने अपनों से कितने धोखे सहे, पर आप फिक्र मत कीजिए, अब हम आ गए हैं ना। हम इस घर को, इस दुनिया को किसी की नजर नहीं लगने देंगे। बाहर उस लालची समाज के लिए हम वही गरीब ही रहेंगे। अरे बिल्कुल, हम तो इस सीक्रेट लाइफ के हीरो हीरोइन हैं। अंदर फुल करण जौहर की फिल्म चलेगी और बाहर निकलते ही हम 2 बीघा जमीन की एक्टिंग करेंगे। क्यों मम्मी जी, सही कहा ना मैंने? वैसे ये शाही पनीर थोड़ा और मिलेगा क्या? मेरे पेट में अभी भी जगह है। अरे मेरी बहू, पूरा पतीला तेरा ही है, जितना मर्जी खा ले। आज तो सच में इस घर में रौनक आ गई है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। दोपहर का समय था। प्रेरणा और नंदिनी फेस मास्क लगाकर मैगजीन पढ़ रही थी। तभी अचानक बाहर गुफा से एक आवाज आती है। यह आवाज गांव की सबसे बड़ी सीसीटीवी पड़ोसन चंपा ताई की थी। अरे ओ कमोलिका, कहाँ मर गए सबके सब? गुफा में सांप सूंघ गया क्या? मैं तुम्हारे लिए कल की बची हुई कुछ रोटियां लाई थी, सोचा भूखे मर रहे होगे तो ये ले चलूं, कुछ भला हो जाएगा तुम लोगों का। ओए माँ, दीदी, ये तो वही जासूस चंपा ताई है। चलो भागो, अगर इसने हमें इस पार्लर वाले अवतार में देख लिया तो पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देगी कि गुफा में परियां रहती हैं। अरे मेरा मास्क नहीं उतर रहा, जल्दी वो दरवाजा खोल और वो फटी वाली साड़ी ला। दोनों बहनें अफरा तफरी में भागती हैं। वो लकड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर कच्चे हॉल में आती हैं। प्रेरणा जल्दी से अपनी अच्छी साड़ी के ऊपर एक फटी और गंदी साड़ी लपेट लेती है।
नंदिनी भागकर टूटे हुए चूल्हे के पास बैठती है और मुट्ठी भर राख अपने चेहरे पर लगा लेती है। जैसी चंपाताई गुफा के अंदर आती हैं, नंदिनी जोर जोर से चूल्हे में फूंक मारना शुरू कर देती है ताकि पूरा हॉल धुएं से भर जाए। हाय दैया कैसे नरक बना रखा है, कितनी मिट्टी और धुआं है यहाँ। अरे नंदिनी, तेरा चेहरा तो एकदम तवे जैसा काला हो गया। बेचारे तुम्हारे बापू ने तो तुम्हें इस कबाड़ खाने में धकेल कर तुम्हारी जिंदगी ही राख कर दी। चंपाताई जमीन पर बिछी एक चटाई पर बैठ जाती हैं और दुनिया भर की पंचायत शुरू कर देती हैं। प्रेरणा और नंदिनी पसीने पसीने हो रही हैं क्योंकि वो सीक्रेट लकड़ी का दरवाजा पीछे से हल्का सा खुला रह गया है। हे भगवान, दरवाजा थोड़ा सा खुला रह गया, प्लीज बचा लेना, नहीं तो सीक्रेट ओपन हो जाएगा। प्लीज भगवान, प्लीज हेल्प कर दो। तभी अचानक उस खुले दरवाजे से नंद माया बाहर आने लगती है। हे भगवान, ये माया तो आज गुफा के पीछे आलिशान घर का सीक्रेट खोल कर ही मानेगी, थोड़ा रुक नहीं सकती थी क्या? अरे ये पीछे से कैसी आवाज आ रही है, कोई है क्या वहाँ? साहब, चंपाताई, आपके पीछे बहुत बड़ा काला नाग है, पीछे देखना नहीं। हाय मोरी मैया, कहाँ है? काट ना ले मुझे। नंदिनी जल्दी से चंपाताई को अपनी बातों में लगा लेती है। उधर मौका पाकर प्रेरणा माया को अंदर भेज देती है और दरवाजा बंद कर देती है। कहाँ गया? हाय, मुझे तो आज हार्ट अटैक ही आ जाता। वो बिल में घुस गया। ताई, आप तो जानती हैं, गुफा है तो सांप बिच्छू तो हमारी मेहमान है। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए नदी से पानी लाती हूँ। ना बाबा ना, मुझे नहीं रुकना तुम्हारे इस चिड़ियाघर में। तुम ही रहो अपने नाग नागिन के साथ, मैं तो चली अपना सीरियल देखने के लिए। चंपाताई के भागने के बाद प्रेरणा और नंदिनी राहत की सांस लेती हैं। आज सच में मैं बहुत डर गई थी। मुझे तो लग रहा था कि चंपाताई को आज सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन वक्त रहकर सब कुछ संभल गया। सही कहा, डर तो मैं भी गई थी, लेकिन हमने सब कुछ संभाल लिया। तभी प्रेरणा और नंदिनी के माता पिता वहां आ जाते हैं, जो कि उन दोनों से मिलने आए थे। जैसे वो गुफा के अंदर आते हैं, सामने का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी बेटियां फटे पुराने कपड़ों में बैठी हैं, उनके चेहरे पर राख लगी है और गुफा में धुआं ही धुआं भरा हुआ है। प्रेरणा, नंदिनी, मेरी बच्चियों, ये क्या हाल बना लिया तुम दोनों ने। हे भगवान, मेरी तो आंखें फूट जाएं ये सब देखने से पहले। क्या इसीलिए मैंने तुम्हें पाला पोसा था? हमने तो सोचा था कि घर बराबरी का है, कम से कम पक्की छत तो होगी, पर यहाँ तो तुम लोग इस काली गुफा में जानवरों की तरह रह रही हो। तुम्हारे चेहरों की तो वो चमक ही उड़ गई है। माँ, काश मैं आपको बता पाती कि हम अंदर कितने बड़े महल में रहते, पर बाबूजी की कसम है, मैं सच नहीं बोल सकती। आपको ऐसे रोते हुए देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। माँ, आप रो क्यों रही हो? हम ठीक हैं यहाँ। हम काम कर रहे थे ना, इसीलिए थोड़े कपड़े गंदे हो गए। आप बैठो, मैं पानी लाती हूँ। कौन सा पानी और कहाँ बैठो इस गीली मिट्टी पर? मैं अपनी बेटियों को इस काल कोठरी में मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। तुम दोनों अभी इसी वक्त मेरे साथ घर वापस चलोगी। भाड़ में गया समाज और भाड़ में गई इज्जत। मैं अपनी बेटियों को इस नरक में नहीं देख सकती। माँ, तुम बेकार में इतना टेंशन ले रही हो, कसम से बता रही हूँ। ये जो चूल्हे की रोटी और कच्चा प्याज है ना, इसका टेस्ट तो किसी 5 स्टार होटल के पिज्जा में भी नहीं मिलेगा। एकदम प्योर और ऑर्गेनिक है। माँ, चुप कर पगली, मत सिखाइए ऑर्गेनिक और पिज्जा की बातें मुझे। मेरे कलेजे के टुकड़े यहाँ मर रहे हैं और तू इसे टेस्टी बता रही है। यहाँ की रोटी रोटी नहीं पता रहे, मेरे गले से नीचे पानी नहीं उतर रहा और मेरी फूल सी बच्चियां यहाँ घुट घुट कर जी रही हैं। माँ, बापू, आप लोग हम पर यकीन करो, हम यहाँ बहुत खुश हैं। सास ससुर हमें बहुत प्यार करते हैं, बस कभी कभी वो जंगली मच्छर थोड़ा ज्यादा खून पी लेते हैं। बाकी कोई टेंशन नहीं है, आप लोग परेशान मत हो। हे माता रानी, मेरी एक्टिंग देखकर तो आज आलिया भट्ट भी शर्मा जाए। अंदर वो शाही पनीर और मलाई कोफ्ता मेरा इंतजार कर रहा है और यहाँ मैं इस हथौड़े जैसी रोटी की तारीफ कर रही हूँ। मुझे तो इस नाटक के लिए अलग से ऑस्कर मिलना चाहिए। बेटियों, तुम चाहे जितना झूठ बोल लो, पर एक बाप अपनी बेटियों की आंखों का दुख पढ़ लेता है। तुम्हारी चमक उड़ गई है। मैं अपनी बेटियों को इस नरक में नहीं छोड़ सकता। सुमित्रा, इनका हाथ पकड़ और चल यहाँ से। पूरा परिवार उस बड़े दरवाजे के पीछे खड़े होकर यह सब सुन रहा था और देख रहा था। कोमोलिका, अब बस बहुत हो गया ये छुपा छुपी का खेल। इन मासूम बच्चों ने हमारी परीक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, पर अब इनके माँ बाप का यह दर्द मुझसे नहीं देखा जा रहा है। हमें इनको सच्चाई बतानी ही होगी। ये भी हमारे जैसे ही है, मैं इनको दुखी नहीं देख सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। समधी जी और समधन जी बहुत अच्छे। इन्होंने हमारी गरीबी देख कर भी हमसे मुंह नहीं मोड़ा और अपनी बेटियों को हमारे पास छोड़ दिया। ये लोग बहुत अच्छे हैं। इन्हें और तड़पाना पाप होगा, और वैसे भी वो कुछ गलत नहीं बोल रहे। अगर हम उनकी जगह होते तो हम भी ऐसा ही करते। हाँ, अब वक्त आ गया है कि इस गुफा का असली सच इनके सामने खोल दिया जाए। समाज से हम छुप सकते हैं, पर इन फरिश्ते जैसे लोगों से नहीं। सुमित्रा प्रेरणा और नंदिनी का हाथ पकड़कर उन्हें जबरदस्ती गुफा से बाहर ले जाने की कोशिश कर रही है। तभी अमरीश उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। समधन जी, रुक जाइए, अपनी बेटियों को मत ले जाइए।
आप लोगों ने हमारे बारे में जो सोचा वो गलत नहीं है, लेकिन जो आपको यहाँ दिख रहा है बाहर, वो पूरा सच भी नहीं है। सुमित्रा और सुरेश रुक जाते हैं। उन दोनों को अपना साथ उस बड़े दरवाजे के पीछे ले जाता है जहां उनके आलीशान महल जैसा घर था। नंदिनी और प्रेरणा भी उनके पीछे जाती हैं। सुमित्रा और सुरेश अंदर का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। ये क्या है? ये भगवान, कहीं पागल तो नहीं हो गई मैं? मुझे गुफा के अंदर महल क्यों दिख रहा है? ये भगवान की गुफा है, ये किसी राजा का महल। इतनी चमक दमक, इतना बड़ा घर। अमरीश जी, ये सब क्या है? क्या हम कोई सपना देख रहे हैं? नहीं बापू, ये कोई सपना नहीं है, हमारा असली घर है। वो बाहर जो सीलन और धुआं आपने देखा, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली ब्लॉकबस्टर फिल्म तो यहाँ अंदर चल रही है बापू। एकदम HD क्वालिटी का सच है ये। वो कहते हैं ना, किसी मूवी का ट्रेलर देखकर ये पता नहीं चल जाता है कि मूवी ब्लॉकबस्टर है या फ्लॉप। बस उसी तरह का कुछ समझ लीजिए। बाहर का ट्रेलर जैसा भी था, लेकिन अंदर की पिक्चर एकदम ब्लॉकबस्टर है। हमें माफ कर दीजिए समधी जी, हमने आपकी बहुओं की परीक्षा ली थी। आजकल के जमाने में लोग सिर्फ रईसी देखकर रिश्ता जोड़ते हैं, पर हम देखना चाहते थे क्या प्रेरणा और नंदिनी हमारे बुरे वक्त में भी हमारा साथ देंगी? क्या वो बिना लालच के इस परिवार को अपनाएंगी? और बाहर की दुनिया को हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम शांत और सुरक्षित रहना चाहते हैं। दुनिया हमें गरीब समझती है, पर असली दौलत हमारी ये दोनों बहुएं हैं। समधन जी, इन्होंने धूल में रहकर भी हमारे मान को कम नहीं होने दिया और एक बार भी अपने मायके जाने की जिद नहीं की। आपने अपनी बच्चियों को अच्छे संस्कार दिए हैं। कमलिका जी, मुझे तो लगा था मेरी बेटियों की किस्मत फूट गई, वो मजदूर बन गई है, पर यहाँ तो इनके सपने सच हो गए। मुझे बहुत गर्व है अपनी बेटियों पर कि इन्होंने एक पल के लिए भी हार नहीं मानी। समधी जी, आज आपने साबित कर दिया कि असली रईसी पैसों में नहीं, संस्कारों को परखने में होती है। मेरी बिटिया को इतना आलीशान घर और इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो सच में गुफा के अंदर स्वर्ग बसा रखा है। बापू, अब रोना बंद करो। अब आप अंदर आ ही गए हो तो चलो मैं आपको अपने हाथ का बना शाही पनीर खिलाती हूँ। बाहर तो नंदिनी ने आपको सूखी रोटी खिलाकर मारने का पूरा प्लान बना लिया था। पूरा परिवार बड़ी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। प्रेरणा और नंदिनी सबको खाना सर्व करते हैं, फिर सब एक साथ खाना खाना शुरू करते हैं। कमालिका जी, कसम से मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई हैं। ये सब देखकर तो लग रहा जैसे हम किसी करण जौहर की फिल्म के सेट पर बैठे हैं। मुझे तो लगा था मेरी बच्चियां आज भी वो सूखी रोटी और प्याज चबा रही होंगी, पर यहाँ तो एकदम मास्टर शेफ वाली बात चल रही है। अरे समधन जी, ये दावत तो मेरी बहुओं ने तैयार की है। इनके हाथों में तो जादू है, और वो सूखी रोटी वाला तो हमारा सीक्रेट टास्क था। मैं तो खुद अपनी बहुओं को रानी बनाकर रखना चाहती हूँ। प्रेरणा बेटा, जरा समधी जी को वो मलाई कोफ्ता तो परोसना। आज कोई डाइटिंग वाइटिंग नहीं चलेगी। अमरीश जी, मैंने सुना था कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, पर आपने तो इस गुफा में ही अपनी जन्नत बना ली। लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ होता है, पर इस घर में जो प्यार और इज्जत है वो किसी रईसी से कम नहीं है। समधी जी, ये जन्नत इन पत्थरों से नहीं बल्कि इन रिश्तों से बनी है। बाहर की दुनिया लोग क्या कहेंगे कि डर में जीती है, पर हमने अपनी दुनिया इस गुफा के अंदर बसा ली, और अब तो प्रेरणा और नंदिनी ने इस घर को सच में स्वर्ग बना दिया है। बापू, आप ये मलाई कोफ्ता खाओ। बाहर तो मैंने आपको वो हथौड़े जैसी रोटी खिलाकर आपको परेशान करने का पूरा इंतजाम कर लिया था। कसम से मुझे तो उस वक्त इतनी गिल्ट फील हो रहा था कि लग रहा था कि मैं इस घर की कोमोलिका बन गई हूँ। भाभी, मेरी मम्मी का नाम मत लो। बाहरी कोमोलिका है, अंदर से तो एकदम पिघली हुई मोमबत्ती है। माया की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। जैसा मैंने अपने सपने में सोचा था, एक अच्छा घर और एक अच्छा परिवार, सब कुछ वैसा ही है। एक बहुत अच्छी फैमिली और एक बहुत सुंदर घर जिसमें मेरा एक अलग कमरा, वो भी सबसे बड़ा। बस मुझे यही तो चाहिए था अपनी जिंदगी में। किसी ने सही कहा है कि अगर किसी चीज को हम शिद्दत से चाहते हैं तो कुदरत हमें उसे जरूर देता है।